गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान जेएलओ एग्जाम प्रेपरेशन सीरीज। मैं हूं इल्मा और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, जो है इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन तो सब लोग ही पढ़ते हैं, इसमें क्या ही नया है। लेकिन देखो, जेएलओ जो आपका एग्जाम है ना, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक छोटा सा सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। ये आपके पूरे एग्जाम की फाउंडेशन है। पेपर 1 में 50 नंबर जो है ना, वो इसी में से आते हैं। और ये 50 मार्क्स जो है, ये आप लूज करना अफोर्ड बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, आज के टॉपिक में हम क्या क्या कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसकी मेकिंग का पूरा के पूरा सफर, प्रियम्बल, एक एक वर्ड का मतलब प्रियम्बल में, उसकी एमसीक्यू में क्या इंपॉर्टेंस है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर, कि भाई फेडरल है, यूनिटरी है, क्या है, दोनों का कुछ कुछ है, व्हाट इज इट ऑल अबाउट। नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि हमने दुनिया में कहाँ कहाँ से बोरो किया है कॉन्स्टिट्यूशन। एंड लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, लैंडमार्क केसेस विद की रेशियो जो डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब अपना नोटपैड निकालिए, पेन रेडी रखिए और हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि भाई हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत तो क्या ही पड़ी, मतलब क्यों ही कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। तो देखो गाइस, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन ना दुनिया का ऐसे ही नहीं बन जाता, उसके पीछे होती है हिस्ट्री की एक बहुत लंबी सी स्टोरी। तो पहले समझते हैं कि इंडिया को अपना कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए क्यों था। देखिए, जब 1947 में हम आजाद हुए ना, तो हमें एक ऐसा डॉक्यूमेंट चाहिए था जो एक स्टेट की पार को डिफाइन करे। फर्स्ट, किसी स्टेट की पार को डिफाइन करे। दूसरी बात ये है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट रहे जो कि सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करे। और तीसरी चीज, एक यूनिफाइड नेशनल आइडेंटिटी दे एक कंट्री को, कि और वो भी स्पेशली एक ऐसी कंट्री जिसमें 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स हैं, दैट इज रियासतें हैं थी 500 से ज्यादा, 14 मेजर लैंग्वेजेस थी, और अलग अलग रिलीजन, कास्ट, रीजन के लोग थे। ये कोई छोटा मोटा चैलेंज नहीं था, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन की नीड जरूरी हुई, ठीक है। अब देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की जर्नी क्या रही, जो क्रोनोलॉजिकल जर्नी है वो कैसे रही। हम एक एक माइलस्टोन देखेंगे अभी, ठीक है। सबसे पहले 1857, इसमें फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, ठीक है। अब ये जो 1857 की क्रांति आई ना, इसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से जो सत्ता थी वो ले ली। अब इंडिया क्या था कि डायरेक्टली क्राउन के अंडर आ गया, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, इसमें फॉर द फर्स्ट टाइम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पोस्ट बना, इंडियन काउंसिल बनी। ये इंडिया का पहला गवर्नेंस डॉक्यूमेंट था। लेकिन राइट्स राइट्स अभी भी कुछ नहीं मिले। अगला, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश हुई, ठीक है। पहले तो ये सिर्फ एक प्रेशर ग्रुप था, ब्रिटिश राज से रिफॉर्म मांगता रहा, लेकिन धीरे धीरे यही ऑर्गेनाइजेशन एक मास मूवमेंट बन गया। कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स इसी फोरम में से उठने लगी। नेक्स्ट, 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए। इसका ना एक बहुत कंट्रोवर्शियल पहलू भी था। इसने सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट मांगा, बनाया, ठीक है। मतलब मुस्लिम्स को अलग से वोट करने का राइट दिया गया, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करने के लिए। यही बीच था फ्यूचर के डिवीजन का। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। 1919 में नेक्स्ट मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आया, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया। इसमें डायरकी का कॉन्सेप्ट आया, मतलब कुछ सब्जेक्ट्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को दिए गए, कुछ सेंटर के पास रहे। ये एक स्टेप था रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ, लेकिन पूरी आजादी अभी भी कुछ नहीं है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट माइलस्टोन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखो गाइस, ये एक्ट ना इतना कॉम्प्रिहेंसिव था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस का अप्रोक्सीमेटली 70% इसी एक्ट से आता है डायरेक्टली। इसमें क्या क्या था, इसमें था फेडरल स्ट्रक्चर, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, इमरजेंसी प्रोविजंस, पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल कोड जो कि बाद में सुप्रीम कोर्ट बना। तो अब जब भी कोई पूछे आपसे कि कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है, तो कहना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसके बाद 1946, 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ,
ठीक है, कुछ की फैक्ट्स जो आपको याद रखने हैं वो ये हैं कि कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर टोटल मेंबर्स इनिशियली थे 389। ठीक है, पार्टीशन के बाद रह गए 299 मेंबर्स। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो प्रोविजनल या टेम्पररी चेयरमैन थे। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग जो 9 दिसंबर 1946 को हुई उसमें वो बने थे। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट कर दिया गया। इसके अलावा दो और इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है वो ये कि डॉक्टर BN राव जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। उन्होंने ही इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल्स को ड्राफ्ट किया था और डॉक्टर BR अम्बेडकर चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। इनको हम फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। अब देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर ने जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई थी ना, उस कमेटी में टोटल 7 मेंबर्स थे। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना है वो 11 सेशंस में बना है। इसमें कितना टाइम लगा है? अप्रोक्सीमेटली 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ठीक है, अच्छा, एक कॉमन सवाल ये आता है कि भाई जब कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हो गया था तो इनफोर्स 26 जनवरी 1950 को क्यों ही हुआ? ठीक है, क्यों? देखो, इसके पीछे का रीजन सुनो। क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन पास किया, दैट इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे मनाया था। उस हिस्टोरिक डेट को ऑनर करने के लिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 जनवरी 1950 को इन्फोर्स किया गया। तब से ये हमारा रिपब्लिक डे है। ठीक है, अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज प्रियम्बल, द समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, एक बार अपना कॉन्स्टिट्यूशन, इसको पॉज करिए, कॉन्स्टिट्यूशन का बैर एक्ट ओपन करिए अगर अभी तक आपने नहीं किया तो, प्रियम्बल खोलिए और साथ में पढ़ते हैं। ठीक है, आई एम रीडिंग द प्रियम्बल नाउ। इट सेज, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. ये है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल। ठीक है, इसको रीड भी करो, फील भी करो और समझो इसको। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये जो 3 वर्ड्स है ना, ये बहुत पावरफुल हैं। ये डिक्लेयर करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स कौन है। कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है लोग, कोई पार्लियामेंट नहीं, कोई किंग नहीं, बल्कि पीपल, लोग, हम खुद। अब हम वर्ड बाय वर्ड एनालिसिस करते हैं प्रियम्बल के 5 की टर्म्स का। सबसे पहले सॉवरेन। सॉवरेन मतलब होता है सुप्रीम पावर। इंडिया ना अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स में किसी आउटसाइड अथॉरिटी के सब्जेक्शन में नहीं, किसी आउटसाइड अथॉरिटी के अंडर नहीं है, ना ब्रिटिश क्राउन के, ना यूनाइटेड नेशंस के, ना किसी और के। इंडिया खुद डिसाइड करता है अपनी पॉलिटिक्स, है ना। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सॉवरेन स्टेट अपने टेरिटरी में सुप्रीम होता है, कोई भी बाहर की फोर्स उस पर लॉ इंपोज नहीं कर सकती। ठीक है, अगला सोशलिस्ट। सोशलिस्ट वर्ड जो था ना, ये ओरिजिनली प्रियम्बल में नहीं था। 42nd कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट जो आया ना 1976 में, उसने इस वर्ड को ऐड किया इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के टाइम पर। तो लेकिन क्या है कि अपना इंडिया का जो सोशलिज्म है ना, वो वेस्टर्न सोशलिज्म से थोड़ा अलग है। इंडिया ने ना मिक्स्ड इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया, ना कि कंप्लीट स्टेट ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इसका मतलब ये कि सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो जो रिसोर्सेस है ना, वो किसी कुछ लोगों के हाथ में कॉन्सेंट्रेट कर जाए, कुछ लोगों के हाथ में इकट्ठा हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लैरिफाई किया है कि इंडियन सोशलिज्म डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ना कि कम्युनिस्ट सोशलिज्म। ओके, नेक्स्ट सेक्युलर। देखो, सेक्युलर मतलब ये कि इंडिया का कोई ऑफिशियल स्टेट रिलीजन नहीं है,
स्टेट और रिलीजन ये तो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इंडिया का सेक्युलरिज्म भी वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से थोड़ा अलग है। वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में कंप्लीट सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन है, ठीक है। इंडियन सेक्युलरिज्म ना, स्टेट क्या करता है कि सारे रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करता है। स्टेट क्या रेगुलेट कर सकता है रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ऑल्दो अब वो कब रेगुलेट करेगा, अगर वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस आर अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी या फिर हेल्थ, ठीक है। ये आर्टिकल 25 से लेकर 28 से आता है। सेक्युलरिज्म भी जैसे मैंने बताया 42nd अमेंडमेंट में ही ऐड हुआ। सेक्युलरिज्म का लैंडमार्क जजमेंट है आपका एसआर बोमे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दिस इज अ 9 जज बेंच केस जिसमें यूनानिमसली ये हेल्ड हुआ दैट सेक्युलरिज्म इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट इट डाउन, रिमेंबर इट। अगला, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब देखो, इंडिया जो है ना वो एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। वी द पीपल, हम जो है ना वो गवर्न करते हैं हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू। बट इंडिया की डेमोक्रेसी के ना दो डायमेंशंस है, पहला पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और दूसरा सोशल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब कि हर इंसान का एक वोट है, जिसको हम अडल्ट फ्रेंचाइज भी कहते हैं, ठीक है। और सोशल ये कहां दे रखा है आपका आर्टिकल 326 में। और दूसरा सोशल डेमोक्रेसी, देखो सोशल डेमोक्रेसी मतलब कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, जेंडर एक्सेट्रा। डॉक्टर अंबेडकर ने फेमसली बोला है दैट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज एट द बेस ऑफ इट सोशल डेमोक्रेसी, ठीक है। नेक्स्ट, रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब कि जो इंडिया का हेड ऑफ द स्टेट है ना वो इलेक्टेड है, हेरिडिटरी नहीं है। मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, ऑल्दो डायरेक्टली लोग उनको इलेक्ट नहीं करते, बट हम जिन लोगों को इलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजते हैं वो लोग प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। इसको इनडायरेक्ट इलेक्शंस कहते हैं, ठीक है। ओके, अभी प्रियम्बल के ना 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। मतलब प्रियम्बल ना सारे सिटीजन्स को ये 4 चीजें प्रॉमिस करता है। ये एक्रोनिम याद रखना, जेल, ठीक है, विच इज जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। एक एक को ब्रेक डाउन करते हैं। जस्टिस, जस्टिस के 3 एलिमेंट्स हैं। पहला सोशल जस्टिस, कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। ये कैसे इंप्लीमेंट करेंगे हम, थ्रू आर्टिकल्स 15, 16 एंड 17, जो कि अनटचेबिलिटी को पूरी तरीके से अबॉलिश करते हैं। दूसरा इकोनॉमिक जस्टिस, ये कहता है कि किसी कोई वेल्थ का कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा। इसको अचीव करने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं। थर्ड इज पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। पॉलिटिकल जस्टिस में आपका आ गया राइट टू वोट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, कि सब लोगों को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलेंगी 18 साल से ऊपर। अब आपका कोई भी, कितनी प्रॉपर्टी आपके पास, कितना एजुकेशन है, कोई भी रिलीजन है आपके पास, आपकी वोटिंग राइट्स जो है वो इक्वल रहेंगी। अगला ऑब्जेक्टिव है लिबर्टी। देखिए लिबर्टी के 5 फ्रीडम्स हैं, ठीक है। पहला, लिबर्टी ऑफ थॉट, विच मीन्स दैट यू कैन थिंक फ्रीली। Next, of expression, which means that you can speak freely. However, it is subject to reasonable restrictions under Article 19, Clause 2. Third, belief. That means you can believe in anything that you want to. Fourth, faith, which means that you can follow any religion. And fifth, worship, which means that you can practice any religion. ठीक है, ये जो 5 चीजें हैं ये आपका फंडामेंटल राइट्स का कोर है। अगला, इक्वालिटी। इक्वालिटी के बिना 2 डायमेंशंस हैं। पहला, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, कि सारे सिटीजन्स लॉ के सामने इक्वल हैं, जो कि आर्टिकल 14 में दे रखा है। और दूसरा, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जो बोलता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जो कि आर्टिकल 16 में दे रखा है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि इक्वालिटी का मतलब आइडेंटिकल ट्रीटमेंट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबको ही एक जैसा ट्रीट करो, बल्कि ये कि आप इक्वल्स को इक्वली ट्रीट करो और अनइक्वल्स को अनइक्वली। इसी के लिए जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है ना वो इंपॉर्टेंट है समझना। देखो रिजर्वेशन जो है ना वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है,
वो ये बताता है कि कुछ लोग हैं जो सबके जैसे नहीं है, थोड़े अलग हैं, इसलिए उनको अलग तरीके से ही ट्रीट किया जाए। इसीलिए रिजर्वेशन जो है ना, वो आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है, बल्कि एक फुलफिलमेंट है। लास्ट ऑब्जेक्टिव फ्रेटर्निटी। देखिए, फ्रेटर्निटी के मेनली दो एलिमेंट्स हैं। देखो, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है एक सेंस ऑफ ब्रदरहुड अमंग ऑल द सिटीजन्स, ठीक है। अब इसके जो दो एलिमेंट्स प्रियम्बल स्पेसिफाई करता है ना, वो क्या करता है? पहला, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, विच मीन्स कि हर इंसान के पास एक इनहेरेंट डिग्निटी है, वो पैदा हुआ है तो उसके पास इज्जत से है, ठीक है, इज्जत से पैदा हुआ है इंसान। आर्टिकल 21 इस चीज को जान देता है। दूसरा, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। इंटेग्रिटी जो वर्ड है ना, वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड हुआ है। इंडिया है तो बहुत डाइवर्स नेशन, बट फिर भी हमें एक रहना है, उसको हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी भी कहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट करेंगे हम लीगल स्टेटस ऑफ द प्रियम्बल। देखो, दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रियम्बल के फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि इज द प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए, इसका आंसर है ओरिजिनली नहीं। क्यों? क्योंकि इंद्रे बेरुबरी यूनियन केस आया था आपका 1916 में, जो कि एक जज बेंच था। इसमें कोर्ट ने बोला दैट प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज मियरली अ की टू, की इज द चाबी हियर, ठीक है, चाबी है ये, टू अंडरस्टैंड द इंटेंट ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कोर्ट ने ये भी बोला कि प्रियम्बल को हम जो दूसरे प्रोविजंस हैं उनका स्कोप एक्सपैंड या फिर रिस्ट्रिक्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके बाद दूसरा जजमेंट आता है केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसमें बोला गया दैट यस इंडीड प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट कैन ऑल्सो बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है दैट इज कि कैन द प्रियम्बल बी अमेंडेड? द आंसर इज यस। However, the basic structure cannot be destroyed. ये केशवानंदा भारती में अगेन क्या बोला कोर्ट ने? कोर्ट ने बोला that the amendment to the preamble it cannot damage or destroy the basic structure of the constitution. बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? बेसिक स्ट्रक्चर में आता है कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म, सेक्युलर कैरेक्टर, फेडरल कैरेक्टर, सेपरेशन ऑफ पावर्स, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है व्हाट इज द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई फेडरल है या यूनिटरी है या थोड़ा थोड़ा सब कुछ है। देखिए, ये ना एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये ऐसे क्वेश्चन भी जरूरी है और एमसीक्यू क्वेश्चन भी जरूरी है। इसका आंसर ये है दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नीदर प्योरली फेडरल नॉर प्योरली यूनिटरी। ये क्वाज़ी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, ज्यादा फेडरल है थोड़ा यूनिटरी है। या फिर कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं दैट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विद अ स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बायस। केसी वेरे ने कहा था कि इंडिया is quasi-federal, which means federal in form but unitary in spirit. और ऑस्टिन ने कहा था that India has cooperative federalism. तो चलते हैं पहले फेडरल फीचर्स फिर यूनिटरी फीचर्स। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फेडरल फीचर्स हैं? 6। फर्स्ट फीचर, डुअल पॉलिटी, दैट इज दो लेवल्स हैं गवर्नमेंट के, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों की अपनी अपनी ज्यूरिसडिक्शन है, दोनों डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से पावर लेते हैं, एक दूसरे से नहीं। ये फंडामेंटल फेडरल फीचर है। सेकंड, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल स्टेट्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, वो जनरली रिटन होता है ताकि दोनों लेवल की पार्ट्स क्लियरली डिफाइन हो। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, इनफैक्ट ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड एज ऑफ टुडे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। तीसरा, डिविजन ऑफ पावर। देखिए, 7th शेड्यूल जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन में पीछे दे रखा है लास्ट में, उसमें 3 लिस्ट है। पहली यूनियन लिस्ट जिसमें 97 सब्जेक्ट्स है। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिसपे पार्लियामेंट अकेला लेजिस्लेट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे, बैंकिंग एक्सेट्रा। दूसरी लिस्ट स्टेट लिस्ट है जिसमें 66 सब्जेक्ट्स है। इसमें स्टेट लेजिस्लेचर अकेला लेजिस्लेट करता है। फॉर एग्जाम्पल पुलिस,
पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, लैंड एक्सेट्रा। तीसरी लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें 52 सब्जेक्ट्स हैं। कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स में यूनियन गवर्नमेंट दैट इज सेंटर भी लेजिस्लेट कर सकता है, पार्लियामेंट, और स्टेट गवर्नमेंट भी लॉज बना सकती है। इसमें क्या क्या आता है? फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गए, शादी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। अब एक रूल है आपका इन तीन लिस्ट के रिस्पेक्ट में, दैट इज रिपग्नेंसी रूल। रिपग्नेंसी रूल ये बोलता है कि अगर कॉन्करेंट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पे सेंटर ने भी लॉ बना दिया और स्टेट ने भी लॉ बना दिया और उन दोनों लॉज में कॉन्फ्लिक्ट है, तो किसका लॉ प्रिवेल करेगा? याद रखना, यूनियन का लॉ प्रिवेल करेगा। ठीक है। फोर्थ, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो कॉन्स्टिट्यूशन ना सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, पार्लियामेंट नहीं, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं, कुछ नहीं, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन। तो कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंट है तो वो लॉ क्या हो जाएगा? वो वॉइड हो जाएगा। ये क्या बता रहा है? कहाँ लिखा है? ये आर्टिकल 13 में लिखा है। ठीक है। और जो आपका आर्टिकल 32 और 226 है ना, जो जुडिशियल रिव्यू दे रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर दे रहा है कि किसी भी लॉ को चेक कर लो आप इस ग्राउंड पर, इसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू की पावर। तो ये जो पावर है ना जुडिशियल रिव्यू की, ये पावर कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को इन्फोर्स करती है। ठीक है। देन इज योर इंडिपेंडेंट जुडिशरी। देखिए सुप्रीम कोर्ट ना टॉप पर है। ठीक है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर सबसे इंडिपेंडेंट है। तो जो जजेस है ना वो एक कलीजियम सिस्टम से अपॉइंट होते हैं। गवर्नमेंट डायरेक्टली किसी जज को उठाकर अपॉइंट करते, ऐसा नहीं होता। और उनका जो टेन्योर होता है ना, दैट मीन जितने टाइम तक वो सर्व करते हैं ना, वो भी सिक्योर है। ठीक है। इसीलिए उनको एक रिमूवल प्रोसेस है आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में, जिसमें स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू ही आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव कर सकते हो। ठीक है। ऑल्सो आपका आर्टिकल 50 जो है ना वो रिक्वायर करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव्स। ओके। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज योर बाई कैमरल लेजिस्लेचर। ठीक है। पार्लियामेंट में दो हाउसेज हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। राज्यसभा स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है, जो कि एक फेडरल फीचर है। ऑल्दो राज्यसभा जो है ना वो एक परमानेंट हाउस है, बट फिर भी उसके जो पार्ट्स है ना वो लिमिटेड हैं। ठीक है। जैसे लोकसभा के रिस्पेक्ट में, जैसे राज्यसभा में मनी बिल नहीं इंट्रोड्यूस किया जा सकता, वैसे लोकसभा में ही। ये कुछ कुछ ऐसे छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो अगर ऐसे ही हवा की अगर याद रख लोगे ना, तो कुछ एमसीक्यूज तो ऐसे ही हवा में ही सॉल्व हो जाएंगे और करेक्ट भी हो जाएंगे। ठीक है। चलिए अब यूनिटरी फीचर्स देखते हैं। ऑल्सो अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन करें कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये मत सोचना कि हम इतना पेरिफेरली क्यों पढ़ रहे हैं। ऑफ कोर्स क्योंकि ये है ही पेरिफेरल, एक एक चीज को डिटेल में आने वाली हर एक वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो के खत्म होने के बाद मैं बताऊंगी कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा नेक्स्ट वीडियो के लिए वो क्या रहेगा। ठीक है। यूनिटरी फीचर, फर्स्ट फीचर है कि हमारा सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, यूनियन और स्टेट दोनों के लिए। ठीक है। अनलाइक यूएसए जहां पे हर स्टेट का अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इंडिया का ना एक कॉन्स्टिट्यूशन है फॉर इंटायर कंट्री। बोथ यूनियन एंड स्टेट्स बोथ ऑपरेट अंडर इट। ठीक है। पहले जम्मू एंड कश्मीर का खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था। However, now Article 370 has been abrogated, has been removed. तो अभी हमारा एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है। नेक्स्ट टॉप फीचर इज पार्लियामेंट क्या कर सकता है ना कि सिंपल मेजोरिटी से एक नया स्टेट भी बना सकता है। स्टेट, एग्जिस्टिंग स्टेट का एरिया ऑल्टर कर सकता है, बाउंड्री ऑल्टर कर सकता है, नाम ऑल्टर कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। आर्टिकल 3 में दे रखा है ये। ठीक है। इसमें उस पर्टिकुलर स्टेट की कंसेंट की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ कंसल्टेशन की रिक्वायरमेंट है। अब अगर इसको आप यूएसए से कंपेयर करोगे ना, तो जो यूएस की कांग्रेस है ना वो चेंज नहीं कर सकती स्टेट की बाउंड्रीज वो स्टेट की बिना कंसेंट के। ठीक है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग यूनिटरी फीचर है। तीसरा, सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। अगर आप इंडिया के सिटीजन हो तो ऐसा नहीं है कि आप राजस्थान के भी सिटीजन हो, महाराष्ट्र के भी, एमपी के भी, नहीं, सिर्फ हम इंडिया के ही सिटीजन हैं। बल्कि यूएस में क्या होता है, यूएस में डुअल सिटीजनशिप होती है, फेडरल की अलग, स्टेट की अलग। ठीक है। ये जो सिंगल सिटीजनशिप होती है ना, ये नेशनल यूनिटी को प्रमोट कर दिया। फोर्थ इज योर इमरजेंसी प्रोविजंस। देखिए नेशनल इमरजेंसी के ड्यूरेशन में जो पार्लियामेंट है ना वो डायरेक्टली स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे लॉज बना सकती है। ठीक है। एक फेडरल स्ट्रक्चर जो होता है ना वो सस्पेंड हो जाता है, स्टेट की पावर्स खत्म हो जाती हैं, स्टेट गवर्नमेंट जो है ना वो डिसमिस हो जाती है और गवर्नर का रूल इम्पोज हो जाता है। अब गवर्नर के रूल से ये मत समझना कि गवर्नर तो स्टेट में ही बैठता है, हाँ सही बात है, बट वो होता सेंटर का बनता है। ठीक है।
या बंदी है, बट सेंटर का पर्सन होता है वो, ठीक है। अब जो पूरा के पूरा स्टेट का फेडरल स्ट्रक्चर होता है ना, उसे सब कुछ सस्पेंड कर देते हैं, और हर चीज जो है ना वो सेंटर की, यूनियन के कंट्रोल में आ जाती है। फाइनेंशियल डायरेक्शंस भी स्टेट दे सकता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पर। जो यूनियन है ना, वो फाइनेंशियल डायरेक्शंस दे सकता है स्टेट को, सब कुछ कर सकता है, ठीक है। फिफ्थ इज योर इंटीग्रेटेड जुडिशरी। देखिए हमारे ना सिंगल हायरार्की है, वन हायरार्की सिस्टम है, क्योंकि वन इंटीग्रेटेड कोर्ट सिस्टम है हमारे। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके नीचे और भी लोअर कोर्ट। तो ये सब एक ही हायरार्की बनाते हैं, इसीलिए जितनी भी सारी कोर्ट्स है ना, दे आर बाउंड बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 147, सॉरी 141, ठीक है। योर नेक्स्ट इज गवर्नर। देखो जो स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है ना, गवर्नर, उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो गवर्नर है ना, ये बिल्स को, स्टेट के बिल्स को रिजर्व करके रख सकते हैं प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। और जो गवर्नर के एक्शन है ना, वो कौन कंट्रोल कर रहा है? अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि सेंटर कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको अगर आप यूएस से कंपेयर करोगे ना, तो यूएस में जो स्टेट के गवर्नर होते हैं ना, उसको डायरेक्टली लोग बाग इलेक्ट करते हैं, ठीक है। और लास्ट इज योर ऑल इंडिया सर्विसेज। ये जितने भी आपके आईएएस आईपीएस आईएफएस के ऑफिसर्स हैं, ये दोनों यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को सर्व करते हैं। इनका अपॉइंटमेंट, पे, डिसिप्लिन, ये जो भी है ना, ये सब सेंटर कंट्रोल करती है। ये एक यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाता है कंट्री में, ठीक है। अब देखिए हमारा अगला टॉपिक होगा सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो गाइस, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ना, इंडिया का क्या कॉन्स्टिट्यूशन कहीं का भी, या कुछ भी चीज फॉर दैट मैटर ना, ओरिजिनल क्रिएशन तो देखो नहीं ही होता। ऐसा नहीं होता कि आपको ख्वाब आया और आपने कुछ बना लिया, और तो भी वो आपका ड्रीम का ही कोई ना कोई रेंडिशन है, ठीक है। बट किसी भी चीज के लिए व्हाट यू डू इज दैट यू बोरो थिंग्स फ्रॉम समवेयर, जो भी आपको फिर आपको रेलिवेंट लगता है, आप उसको अप्लाई करते हो। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी यही है, ठीक है। दुनिया के मेजर कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करके उनका जो भी हमको बेस्ट लगाना, वो हमने बोरो कर दिया। बट वो एज इट इज कट कॉपी पेस्ट नहीं किया, बट जैसा हमारे कंट्री के लिए रेलिवेंट था ना, वैसा बनाया, ठीक है। तो ये आप एज इट इज लर्न कर लेना। आई एम शोइंग this, keeping this on the screen for a while, ठीक है। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ, रैपिड फायर। सबसे पहले, विच एक्ट इज द सिंगल बिगेस्ट सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? मैंने बताया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, अप्रोक्सीमेटली 70% हमने वहां से लिया। कौन से वर्ड्स प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुए? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। देखो ये ना 4 वर्ड्स हैं, ठीक है। सोशलिस्ट वर्ड आया, सेक्युलर आया, पहले ना सिर्फ यूनिटी था, तो एंड भी आया और इंटेग्रिटी भी आया, ठीक है। अगला, हु हेल्ड द पोजीशन ऑफ टेम्पररी चेयरमैन इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 9th December 1946? It was Dr. Sachidanand Sinha. Then, in which case, what was it held that the preamble is indeed a part of the constitution? And in the case of Keshavananda Bharati versus State of Kerala. Next, केसी वेरे ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे डिस्क्राइब किया था? ही डिस्क्राइब्ड इट एज क्वाज़ी फेडरल, दैट इज फेडरल इन फॉर्म, यूनिटरी इन स्पिरिट। नेक्स्ट, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। किस कंट्री में डुअल सिटीजनशिप है? यूएसए में, ठीक है। अगला, कौन सा आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है पार्लियामेंट को कि वो स्टेट की बाउंड्रीज को ऑल्टर कर ले बिना स्टेट की कंसेंट के? तो आर्टिकल 3, ठीक है। चलो जी, आज हमने क्या क्या कवर किया ये देख लेते हैं। पहला, कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग, 1987 से 1950 तक का पूरा के पूरा सफर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डॉक्टर अंबेडकर की लीडरशिप, प्रियम्बल का एक एक वर्ड, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, और ऑब्जेक्टिव्स जो कि थे जेल। प्रियम्बल की लीगल स्टेटस, बेरूबरी से केशवानंद भारती तक का एवोल्यूशन, फेडरल और यूनिटरी फीचर्स, सोर्सेस की कौन सी कंट्री से क्या लिया है, और कुछ एग्जाम स्टैंडर्ड एमसीक्यूज थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन के साथ। एक छोटी सी समरी बता रही हूँ, वो याद रखिएगा, ठीक है। वो क्या है? वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया, 26 जनवरी 1950 को इन्फोर्स किया। प्रियम्बल
SSDR, सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट 1976 में सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी ये ऐड हुआ। कृष्णनंदा भारती 1973 बोल दिया कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन दे दी। हमारी कंट्री जो है वो फेडरल फॉर्म है, यूनिटेरियन स्पिरिट है, ठीक है। आप देख लीजिए अगले वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। हम कवर करेंगे फंडामेंटल राइट्स का फर्स्ट पार्ट, आर्टिकल 12 से लेकर 22 तक, इक्वालिटी और फ्रीडम के राइट्स। वो वीडियो भी देखो, इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्टिकल 14, 19, 21 ये 3 आर्टिकल्स जिनका नाम ऑलमोस्ट हर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ केस में आता है, ठीक है, ये हम कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो जेएलओ की प्रेपरेशन कर रहे हैं, और प्लीज सब्सक्राइब करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम जेएलओ के रिस्पेक्ट में सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो बिल्कुल कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, नोट्स लेते रहिए, और याद रखिए कंसिस्टेंसी इंडीड बीट्स इंटेंसिटी। बाय बाय।